नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाराणसी एट 9 में। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम वाराणसी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी की सबसे फेमस चाय की दुकान पप्पू की अड़ी पर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी प्रचार के दौरान यहाँ पर चाय पी थी। और माना ये जाता है कि यहाँ पर जो चर्चा होती है वो देश की जो करेंट समय में जो राजनीति पर जो कुछ भी मुद्दे हावी होते हैं उन पर चर्चा होती है। तो यहाँ पर 2024 में क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी और किस चीज़ की संभावना ज़्यादा है, उस पर हम लोगों की राय जानेंगे और लोगों से बात करेंगे। तो चलिए चलते अंदर और लोगों की राय जानते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर देखिए चाय किस प्रकार से बनती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चाय पी थी अपने चुनाव प्रचार के दौरान और कहा यह भी जाता है कि अंदर यहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो इस पूरे बनारस के जो सबसे खाटी बनारसी शुद्ध जो देसी चर्चा होती है राजनीति के ऊपर वो होती है। तो चलिए यहाँ पर अंदर आते हैं और लोगों से बात करते हैं कि 2024 में जो ऊँट है वो किस ओर बैठेगा। यहाँ पर सर नमस्कार। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, सरकार किस ओर बनेगी? मुझे कुछ बोलिए। सरकार बनेगी इसमें तो स्पष्ट है, जितना भी सर्वे वगैरह आ रहे हैं और जो ज़मीन पे दिखाई दे रहा है उसमें तो स्पष्ट है कि एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। अब ये देखना है कि उसका जो आंकड़ा होता है वो कहाँ तक पहुँचता है। पिछली बार से बेहतर होता है कि पिछली बार से कम होता है, लेकिन ये तो तय है कि गवर्नमेंट एनडीए की ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह निश्चित है कि जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन की ही बनने वाली है। और अगर हम बात करें कि जो INDIA गठबंधन बना हुआ है जिसमें देश के जो तमाम विपक्षी दल शामिल हैं, उनका असर क्या रहने वाला है? उनका असर वो पहले अपने आप को ही ठीक कर लें, वहीं तक सीमित रहेगा। ज़मीन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कहने को वो गठबंधन है, उसके जो घटक दल हैं वो उन घटक दलों का अपने अपने राज्यों में प्रभाव है। जैसे एक दल का TMC का बंगाल में है तो वहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट है ही नहीं है, तो काहे का घटक दल, मतलब काहे का गठबंधन। यूपी में कांग्रेस कहाँ है, मायावती ने मना कर दिया गठबंधन से बाहर, तो केवल अखिलेश हैं, तो काहे का घटक दल, काहे का मतलब गठबंधन। तो ये गठबंधन केवल कागजी है, जिसका कोई असर नहीं है, क्योंकि जो पार्टियां प्रभावी हैं वो अपने अपने इलाके में अकेले प्रभावी हैं, इनमें से किसी दूसरे का कोई प्रभाव नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि चाहे हम बिहार की बात करें नीतीश कुमार की या पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की, ये जो क्षेत्रीय दल है इनका अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी राजनीतिक प्रभाव ज़्यादा। हमने देखा भी है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का जो प्रदर्शन वो काफ़ी सही रहता है। इसको आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? तो वही तो बात मैं भी बोला अभी, वही आप बोल रहे हैं कि बंगाल में तृणमूल का रोल है, उसमें इंडी गठबंधन के बचे लोगों का क्या रोल है। तो वहाँ TMC अकेले ही ना बीजेपी से लड़ेगी, जब भी लड़ेगी इन लोग का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। हाँ, बिहार एक अनोखा केस है जिस पे हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि कड़वी भाषा बोलें तो सबसे घटिया राजनीति जो होती है वो बिहार में होती है। और ये बिहार वालों को सोचना है कि ये जो कीचड़ों का गठबंधन है, ये कीचड़ भी नहीं है, ये जो कीचड़ों का गठबंधन है उससे वो कैसे निजात पाएंगे। नहीं तो वो कर्स्ड है, दे आर कर्स्ड फॉर दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। उनको ये अभिशाप झेलना है, यदि वो नहीं सुधरेंगे तो ये अभिशाप वो झेलते रहेंगे और इस पूरे इलाके में एकमात्र वो ब्लैक स्पॉट बन जाएंगे, हैं भी वो बने रहेंगे। हर राज्य चाहे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी हो वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो था, आज भी है, आगे भी उसमें सुधार होगा, कोई गुंजाइश नहीं है, वो ब्लैक स्पॉट बना रहेगा। और ये बिहारियों को सोचना है कि वो क्या करेंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि 2024 की लोकसभा चुनाव में जो प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं आप लोगों के हिसाब से? हम लोग के हिसाब से क्या, देखिए कुछ मुद्दे तो बड़े कॉमन रहते हैं। महंगाई हमेशा रहा है, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से महंगाई का मुद्दा तो हमेशा ही रहा है। और प्लस अगर कुछ उस समय दुर्भाग्य है पिछले 9-10 साल से कोई घोटाला हो नहीं पा रहा है, वरना घोटाले का मुद्दा रहता है। दो ही मुद्दे रहते हैं ज़्यादा। आपने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के ऊपर तमाम बेरोजगारी से लेकर महंगाई को लेकर और तमाम जो चीज़ें हैं, खासतौर पर हमने देखा है कि चाइना बॉर्डर को लेकर भी काफ़ी जो चीज़ें विपक्ष की ओर से उठाई जा रही हैं, वो क्या होगा?
नहीं देखिए, ये घोटाला तो कोई हुआ नहीं। और दूसरी चीज़, जैसे आपने जो बातें जितनी कही, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो नई हो या किसी सरकार पे न लगी हो। वो किसी भी केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसके ऊपर ये आरोप लगता रहता है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो अभी तो आप युवा हैं, जब मैं आपकी उम्र का था उस समय से बेरोजगारी थी। तो बेरोजगारी हमेशा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हम लोग के यहाँ। दूसरी चीज़ क्या है कि हम सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही रोजगार मानते हैं कि हमें अगर सरकारी नौकरी मिल गई, दामाद हमें सरकारी वाला चाहिए, वो है। अब आजकल इतनी कंपनियां आ गई, अडानी की कंपनी, आपके अंबानी की कंपनी, आपके टाटा की कंपनी। आप जियो ही देख लीजिए, जियो तो नहीं था 5 साल 10 साल पहले, जियो नहीं था। अब इतना बड़ा जियो नेटवर्क हो गया है, क्या इसमें बच्चे नहीं काम कर रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया? अभी आप ऑटो इंडस्ट्री देख लीजिए, 4 करोड़ बच्चे उसमें लगे हुए हैं। जितनी कारें अब बन रही हैं पर डे, हमें लगता है 10-12 हज़ार कारें बन रही हैं, 1 लाख बाइक स्कूटर बन रहे हैं। तो बच्चे उसमें लग रहे हैं जो आज से 15 साल पहले नहीं बनती थी इतनी। आज से 20-25 साल आप चले जाइए तो एक गाड़ी खाली मारुति रहती थी। थोड़ा सा और पहले आप चले जाएंगे 80 के दशक में तो एम्बेसडर फिएट हुआ करती थी। तो आज जो है अगर 3 लाख कारें पर मंथ बन रही हैं, शायद उससे भी अब ज़्यादा बनने लगी हैं, तो ये रोज़गार मिल रहा है, लेकिन हम उसको रोज़गार नहीं मानते। आप पता नहीं मेरे को यूट्यूबर होंगे, आज की डेट में यूट्यूबर 40 लाख 50 लाख रुपए कुछ है जो बड़े सामान्य, अभी जो कल मोदी जी के संग आया है अंकित बैनपुरिया, हाँ, हमको उसकी पता ही नहीं थी, जानकारी नहीं थी। वो पता चला बहुत बड़ा यूट्यूबर है और बहुत अर्न करता है। तो ऐसे रोज़गार बहुत ज़्यादा हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ सरकारी नौकरी मिले और तभी हम उसको दामाद मानेंगे तभी। अब तो लोग सरकारी नौकरी छोड़ के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपके 50 CEO तो जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के हिंदुस्तान के बच्चे हैं, तो वहाँ 30-30 40-40 लाख के पैकेज अब बड़ा सामान्य हो गया। हम लोग के 2-4 मित्रों के बच्चे 40 लाख के पैकेज पे हैं। तो एक प्रोफेसर की क्या तनख्वाह होती है? लगभग इसी के आसपास। IAS की तो हमें लगता है सुविधाएं ज़्यादा रहती है, तनख्वाह तो बहुत कम रहती है। लेकिन ये है कि भाई IAS का रुतबा रहता है और जो हमारा पड़ोसी बच्चा अगर 30 लाख के पैकेज पे है, 40 लाख के पैकेज है, तो उसका वो रुतबा नहीं रहता, कब आया कब गया नहीं पता चलता। तो हम थोड़ा उस मानसिकता में भी हैं कि 2-4 लाइट पें पों आए, 2-4 पुलिस वाले खड़े हो गए, अरे उनका लड़का आए लो। और अगर वही उससे ज़्यादा कमाने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला बच्चा 50 लाख का पैकेज वाला पड़ोसी का आगे चला जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो बेरोज़गारी हर समय रही है और इस समय रोज़गार की तो बहुत, हमारी ये चाय वाले को देख लीजिए, 4 जने इसके यहाँ लगे हुए हैं और ऐसे कई हैं। ये तो मान लीजिए जहाँ पे आप आए हैं, यहाँ पे मोदी जी भी आए थे या इसके पहले भी कई बड़े नेतागण लोग आते रहे हैं। ये तो मान लीजिए 2-4 बनारस में ऐसी जगह हैं, लेकिन अब बहुत, आप 2 दुकान 4 दुकान आगे जाएंगे वो पता चला उनके अपने मकान है, चाय की दुकान है, अपना मकान है। तो हम इसको रोज़गार नहीं मानते, अच्छी नज़र से नहीं देखते। यूरोप कंट्री में ये नहीं है, वहाँ हर चीज़ अच्छी नज़र से देखी जाती है। वहाँ स्वीपर भी आएगा, हम लोग पहले बहुत सुनते थे जब पढ़ते थे आप लोग की तरह, तो कि स्वीपर आया, उसके पास बाइक थी, उसके पास मोबाइल था। अब हमारे यहाँ जो काम करने वाली आती हैं उनके पास सबसे बड़े और अच्छे मोबाइल हैं। तो जो मोबाइल इतने बन रहे हैं वो रोज़गार ही तो मिल रहा है लोगों को। आपके हिसाब से जो रोज़गार का मुद्दा है वो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होने वाला है? नहीं, एकदम, ये मैंने कहा रोज़गार, महंगाई हर समय रही है। अब आप महंगाई की जैसे बात करते हैं तो पहले भी महंगाई थी, लेकिन आज की महंगाई में हमको सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, बहुत अच्छी रोड मिल रही है। अब हमारे एक मित्र परेशान होते हैं, उनका बिजली का बिल बहुत आता था, पहले एकदम नहीं आता था। अब दिक्कत ये कि पहले 8 घंटे लाइट रहती थी, अब 24 घंटे, तो 3 टाइम तो बिल अपने आप बढ़ गया ना। और पहले AC उनके यहाँ नहीं था, पंखे थे, अब AC उन्होंने लगा लिया। तो हम सुविधाएं बहुत ज़्यादा लेते जा रहे हैं और वो हम आकलन नहीं कर पाते हैं कि अरे इतना बिल कैसे हमारा आ रहा है। AC भी हम लगाएंगे, कूलर भी हमारे यहाँ रहेगा, पंखा भी रहेगा। पहले पंखा मुश्किल होता था, हमारी दादी हाथ वाला डैना रहता था, उससे अपना डालती थी, थक जाए तो हम लोग से कहेंगे जरा ताको। तो पंखा कभी रहता था तो रहा करता था, नहीं तो पता चला कि आदमी ऐसे ही हवा ढल रहा है, काम चला रहा है। बचपन में हम लोग नीम के पेड़ के नीचे सो के बुताते थे कि हवा लगेगी। आज स्थिति ये है कि गांव में चले जाइए, गांव में भी AC की भरमार है। ऐसा नहीं है सुविधाएं। अच्छा, महंगाई की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, आप हमको एक प्रश्न का जवाब दीजिए, आबादी कितनी है इस देश की इस समय? इस समय देश की आबादी को लगभग 140 करोड़ बताया जा रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत की आबादी 35 करोड़ थी तब, और ज़मीन वही है, उसके बावजूद सबका पालन पोषण हो रहा है, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं।
सैलरी हमारे पिताजी 100 रुपया महीने पाते थे, हम लोग राजा की तरह ज़िंदगी जीते थे। आज 1 लाख रुपया कम पड़ रहा है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि पूरे दुनिया में समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती है। अगर आप बैंक में पैसा ऐसे ही रख दें तो आपका 7 साल 8 साल में पैसा दूना हो जाता है ना, बिना कुछ किए दिए। तो इसी तरह महंगाई भी बढ़ती है। और बेरोज़गारी की जहाँ तक आपने बात की, 150 अरब हिंदुस्तानियों का आबादी है। दुनिया में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो सबको रोज़गार देगी या कहाँ से देगी? हम राजनीतिक आरोपों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक जो दल हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनकी तरफ से लगातार आरोप लगता रहता है कि सरकार ने 15 लाख रुपए हुए, 2 करोड़ सरकारी नौकरी की बातें हुई, उन चीज़ों पर सरकार फेल है। और इसीलिए जो विपक्षी दल हैं, जो INDI गठबंधन, चाहे उत्तर प्रदेश में आप देखें कि अखिलेश यादव जो हैं मुख्य विपक्षी चेहरे के रूप में, उनके भी लगातार यही आरोप आते रहते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इनकी भी सरकारें हैं कहीं न कहीं। देश में सरकारें हैं ना प्रांतों में। क्या इन्होंने महंगाई कम कर दिया है, बेरोजगारी कम कर दिया है? हिंदुस्तान फेडरल कंट्री है और मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, केंद्र के पास कम अधिकार होते हैं। आप हमको एक चीज़ का जवाब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब लोग बता दें कि क्या उनके प्रांत में जहाँ पर वो शासन कर रहे हैं वहाँ बेरोजगारी नहीं है? कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया? कितनी छापामारी करके चीज़ों को सस्ता बनाया? जमाखोरों को रोका उन्होंने? कुछ नहीं। इन लोगों ने सिर्फ 10 साल तक ये राजनीति किया कि हमको CBI तंग कर रही है, ED तंग कर रही है। इन्होंने जनता की एक मांग, आप बताइए हमको, कि एक भी आंदोलन हिंदुस्तान में बेरोजगारी महंगाई के लिए हुआ है 10 साल में? या जनता की किसी समस्या के लिए एक आंदोलन हुआ? इंडी गठबंधन है जो रावण की तरह 10 शीश लेके बैठे हुए हैं। ये लोग बताएं कि ये लोग देश की जनता के हितों के लिए कौन सा आंदोलन किए, कौन सा सरकार का घेराव किए, क्या लोकसभा में इन्होंने प्रश्न उठाया इसका, क्या विधानसभाओं में ये प्रश्न उठाते हैं इसका? नहीं, ये सिर्फ 2 लड़ाई लड़े हैं पूरे 10 साल तक कि हमको ED तंग कर रही है, हमको CBI तंग कर रही है। एक बात बताइए आप, क्या इस देश में चोरी करने की छूट दे दी जाए सबको? पुलिस थाने बंद कर दिए जाएं? अगर आपने चोरी की है तभी ना आप डर रहे हैं। आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आप चोरी करके बैठे हुए हैं। आप इसलिए डर रहे हैं कि आपके घर CBI आ रही है, ED आ रही है। आपके घर क्यों नहीं ED CBI जाती है? मेरे घर क्यों नहीं आती है? इनके घर क्यों नहीं जाती है? क्यों चुने हुए लोगों के घर पर ही देश में पहुंचते ED CBI? ममता बनर्जी के यहाँ नोटों का खजाना आपने देखा? शरद पवार की स्थिति आप जानते हैं? अखिलेश यादव जो बहुत लंबी लंबी बात बोल रहे हैं, अखिलेश यादव ने जातिवाद के अलावा किया क्या? यही न थे, लड़कियों की छेड़खानी होती थी तो इनके पिताजी कहते थे कि नौजवान है, मन मचल गया तो क्या किया जाए। यही न कहते थे? जातिवाद का नंगा नाच ये नाचे। यहाँ तक कि UP PCS परीक्षा में इन्होंने कापियों को निकलवा के लिखवाया और एक अपने जाति के आदमी को लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना के इन्होंने जो किया, जिसको बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसको कोर्ट ने रद्द किया। ये किसका खेल है ये सब? लैंड ऑर्डर की स्थिति, लड़कियां रास्ते में स्कूल जा रही हैं, उनके साथ छेड़खानी हो जा रही है। लोगों के घर पर लूट मच रहा है, लोगों से हफ्ता वसूली हो रही है। कौन कर रहा था? ये लोग बात करेंगे? जनता इनको मजे में पहचान गई है। आपको मैं बताऊं कि जो 24 का रिजल्ट आएगा ना, न भूतो न भविष्यतो, 47 के बाद सबसे अनोखा रिजल्ट आने जा रहा है। आप देखिएगा, पत्रकार हैं, आप मेरी बात नोट करके जेब में रख लीजिए। 2017 के बाद 24 के चुनाव के बाद आप मुझसे मिलने आइएगा। मैं बता दे रहा हूँ, प्रांतों का चुनाव दूसरे इशू पर होता है, नेशनल चुनाव का इशू दूसरा होता है। मैं प्रांतों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रांतों में होता क्या है, हमारे देश के लोग लालची हैं। किसी को फ्री बिजली कर दीजिए और लालच में वोट दे देंगे, किसी को फ्री पानी कर दीजिए, लालच में वोट दे देंगे, किसी को 150 पकड़ा दीजिए, किसी को दारू बांट दीजिए, कुछ कर दीजिए, दे देते हैं। मैं प्रांतों की बात नहीं करता, लेकिन केंद्रीय चुनाव में जनता बड़ी सजग होती है।
मैं आपको बता दूं, 30 साल बाद हिंदुस्तान में बहुमत की सरकार 2014 में आई और उसके बाद 19 में सीट उससे बढ़ के आई। ये लोग जो चाइना वगैरह की बात आप कर रहे थे ना, इन जवाहरलाल नेहरू के समय में चाइना ने कितना ज़मीन कब्जा किया, इसको आप लोग तो नहीं बोलते हैं कि उस ज़मीन को वापस क्यों नहीं लाया गया। राहुल गांधी के समय में चाइना ने घुसपैठ करके सैकड़ों किलोमीटर ज़मीन कब्जा कर लिया, उसका तो कोई पत्रकार नहीं बोलता है। मीडिया की भी हालत हमारे, हम बुरा मत मानिएगा, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मीडिया की भी हमारे हालत देश में बदतर हो चुकी है। केजरीवाल गलत तरीके से इतना बड़ा शीश महल बनवा लिया और मीडिया ने एक समाचार तक नहीं दिखाया, और एक मीडिया ने दिखाया तो उसके पत्रकार को, महिला पत्रकार को बंद करके प्रताड़ित किया गया। इस देश की मीडिया मौन रही, एक लाइन नहीं बोली। ये प्रतिस्पर्धा है टीआरपी का। कितना पैसा चाहिए तुमको, कितना पैसा कमाओगे, क्या करोगे लेके पैसा? 14 पत्रकारों को आपने बैन कर दिया, किस मुद्दे पे बैन कर दिया? पत्रकार अपनी बात नहीं कर सकता, जैसे आप जो 14 भी पत्रकारों को यहाँ पर बैन किया गया है INDI गठबंधन की तरफ से, कहा यह भी जा रहा है कि ये लोगों का आरोप लगता है कि सरकार जो है पत्रकारों को कंट्रोल कर रही है। तो क्या आप लोगों को लगता है आम जनमानस को कि जो मीडिया है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही प्रोत्साहित करती है और इन चीज़ों पर ज़्यादा विशेष फोकस? एक चीज़ बताइएगा, कांग्रेस के ज़माने में जो मीडिया कांग्रेस के खिलाफ होती थी वो बंद कर दी जाती थी, समझ रहे हैं ना? मीडिया का मतलब है सत्ता विपक्ष और देश में सबका हाल दिखाना। मीडिया का हाल है कि समाचार दिखाना, न कि किसी का आचार दिखाना। ऐसा है, मीडिया अपना काम कर रही है, समाचार दिखा रही है, जनता को वही चाहिए। आपसे एक और सवाल लेते हैं। हम यहाँ पर बनारस में हैं और देखा जा रहा है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में 2024 में जो लोकसभा चुनाव आएगा उससे पहले यहाँ पर जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। तो अब क्या मानते हैं कि जो धर्म का मुद्दा रहने वाला है, जो धर्म का प्रभाव रहने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में, उसका क्या असर होगा? देखिए, हिंदुस्तान का नागरिक धार्मिक है, उसकी प्रवृत्ति वैदिक काल से चली आ रही है, उसकी प्रवृत्ति हमेशा धार्मिक रही है। धर्म को छोड़ करके कोई मनुष्य नहीं है, चाहे वो हिंदू धर्म सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, हिंदुओं में खुशी की लहर है, क्योंकि हमारे ये 400-500 साल पुरानी लड़ाई थी जिसको हिंदू जीता है, वो मंदिर बन रहा है तो खुशी की बात है, इसमें क्या बुरी बात है? क्या इसका असर जो है 2024 लोकसभा चुनाव में होगा? जो भाजपा की अगर हम देखें कि उनकी सीटों की संख्या बढ़ेगी, इसका क्या असर क्या होने वाला है? देखिए, किसी मंदिर के बन जाने से चुनाव का असर नहीं पड़ता है। जनता ये समझ गई है कि भाजपा अच्छा काम की है, समझ रहे हैं? अब अच्छा काम की है, लेकिन वोट देते समय वो उसके दिमाग में तमाम तरह के विचार होते हैं। जैसे उसने देश में विकास का काम कितना किया है, देश के जनता को कितनी नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त है, देश की जनता को आराम पसंद ज़िंदगी कितनी मिल रही है, उसको सुविधाओं संसाधनों का कितना लाभ मिल रहा है, जनता उस पर वोट करती है। और वो आकलन करेगी कि जो सरकार 10 साल से इस देश में चल रही है और इसके पहले जो सरकारें चलती थीं, दोनों में टैली करेगी, दोनों के कामों को, उसके हिसाब से वोट करेगी। चलिए एक सवाल आपसे और लेते हैं। ये बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना हुआ है, उनमें से तमाम ऐसे चेहरे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि जो विपक्षी दल का जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा वो कौन होगा। आपको क्या लगता है कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना की बात करें तो वर्तमान भारत में कौन सा ऐसा राजनीतिक दल का नेता है जो कि प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प होने को तैयार है? एक बात आप हमको बताइए, ये जो 37, 35, 36 दल क्या बनाए हैं, ये INDI गठबंधन, इंडी गठबंधन, INDI नहीं, इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन ने जो बनाया है इतने लोगों को लेकर के, उसमें तो 2/3 लोग ऐसे हैं जिनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व ही नहीं है। उस गठबंधन में बिहार से नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, तमिलनाडु से देखा जाए तो स्टालिन है, और कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री पद के कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है राहुल गांधी, वो भी हैं। राहुल गांधी ने भी तमाम अपनी तरफ से जो कोशिशें हैं वो की हुई हैं, जैसे अगर हम देखें कि भारत जोड़ो यात्रा, नफरत की दुकान को मिटाओ, मोहम्मद की दुकान को शुरू करो, ऐसी चीज़ें हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, इन लोगों को आप किस तरीके से देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर तुलना करें तो उनकी क्या स्थिति समझ में आती है? ऐसा है, ये लोग अपने को बहुत बौद्धिक समझते हैं, लेकिन इनको नारा देना भी नहीं आता है। इनके पास नारे का भी अभाव है। मोहब्बत की दुकान, ये क्या मतलब है?
मोहब्बत की दुकान खोल के बैठ के मोदी को गाली दो, प्रधानमंत्री को। यही मोहब्बत की दुकान है। और पैदल चलने से अगर देश का प्रधानमंत्री बना जाता तो सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता। इतने देश में नेता हैं कि सब पूरी सड़क भर जाती, सब दिन भर चलते ही रहते। तो ऐसा नहीं होता है। देश की जनता का विश्वास जीतना होता है। और राहुल गांधी अब खारिज हो चुके हैं इस देश में। इनको कांग्रेस जब तक हटाएगी नहीं, कांग्रेस पर ये कुंडली मार के ग्रह की तरह, राहु केतु की तरह बैठे हुए हैं। और कांग्रेस कभी पनप नहीं पाएगी जब तक राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। और जहाँ तक ममता की बात है ना, ये सब क्षेत्रीय दल हैं। एक बात बताइए हमको, जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए, मैं एक इतिहास दोहराना चाहता हूँ। जब भारत में विदेशी आक्रमण हुए तो विदेशी शक्तियों का मुकाबला करने के बनिस्बत उस समय यह देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे छोटे राज्य थे और उनके राजा थे। तो ये सब करते क्या थे कि जाते थे आक्रमणकारी के पास कि हमारा पड़ोसी बड़ा बदमाश राजा है, उसको हराओ, हम तुम्हारा साथ देते हैं। ऐसी तरह करके धीरे धीरे इन सबों ने देश को गुलाम बना दिया। तो क्षेत्रीय दलों का उन्हीं राजाओं का हाल है। ये देश को कभी अखंड रख ही नहीं सकते। जो लोग विदेश में जा कर के देश की निंदा करें, जो लोग देश की संस्थाएं, पुलिस, मिलिट्री और सुरक्षा एजेंसियों की निंदा करें, वो लोग देश चलाएंगे, देश चला पाएंगे? आपको ऐसा लगता है? कभी नहीं होगा ऐसा। तो आपके हिसाब से 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार की वापसी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम जो सर्वे आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट देखिए। और मेरा ये मानना है कि 24 में ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। ये लोग देखते रह जाएंगे, कितने लोग विदेश भाग जाएंगे, कितने लोग राजनीति संन्यास लेके बैठ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपने सुना कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, पूरे बनारस में एक बार फिर से, पूरे देश में माहौल है कि एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की वापसी होने वाली है। कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर बात करते हैं आपसे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2024 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें तमाम जो दल हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है और कौन हावी रहने वाला है? क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव में INDI गठबंधन या एनडीए? एनडीए ही का ज़्यादा प्रबल संभावना लग रही है, क्योंकि उनके कार्य फिलहाल तो अच्छे हैं। अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से बनारस के भी प्रतिनिधि के रूप में हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी हैं। अगर हम सबसे पहले बनारस की बात करें तो बनारस में उनके आने के बाद क्या क्या चीज़ें बदली हैं और किन किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है? बहुत चीज़ें बदली हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जगह जगह पुल वगैरह ये सब बने हैं। सफाई पे ध्यान दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दिया गया है। हर ही चीज़ में थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है पहले से काफ़ी ज़्यादा। सर अगर हम ये बात करें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उसको लगता है कि ये मुद्दे प्रभावी रहने वाले हैं? मुद्दे तो वही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, यही सब मुद्दे हैं। तो क्या बेरोजगारी के नाम पे सरकार में परिवर्तन आएगा? देश क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं? नहीं, अभी तो परिवर्तन नहीं है 2024 में। मतलब भले विपक्ष में कोई नेता नहीं है अभी फिलहाल जो मोदी को टक्कर दे सके। आप कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देश में जो INDI गठबंधन बना हुआ है, 35 दलों का जो गठबंधन है, उसमें से क्या कोई ऐसा मोदी का विकल्प है? क्षेत्रीय वर्चस्व है, कोई इंडिया लेवल पे किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं है मोदी की तरह। मतलब देखा जाए तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार की जोरदार तरीके से वापसी होने वाली है। मोदी सरकार ही बनी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हम बनारस में मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पे आके चाय पिए थे। पप्पू की अड़ी बहुत ही फेमस दुकान है और यहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से राजनीति की जो है वो चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि एक तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि पूरे भारत में नरेंद्र मोदी सरकार की लहर है और पूरे बनारस के साथ साथ पूरे देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की वापसी होने वाली है। वाराणसी से कैमरा मैन ऋषभ राज के साथ मैं अभिषेक पांडे, वाराणसी 8/9।